बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वैलेंसी फैक्टर से। वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो ये किसी भी एसिड, बेस, सॉल्ट, आयन या फिर रेडॉक्स चेंज के लिए उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसका क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एसिड है तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कितने H+ देगा। बेस की प्रॉपर्टी है कितने OH- देगा। सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि कितना टोटल प्लस चार्ज या टोटल माइनस चार्ज वाले आयन दे देगा। किसी आयन की प्रॉपर्टी क्या है, उसके ऊपर कितना चार्ज है। और किसी रेडॉक्स चेंज की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हुआ पर यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो भी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी एसिड, बेस, सॉल्ट, आयन की या रेडॉक्स चेंज की, उसको हम सॉल्व करते हैं किससे, वैलेंसी फैक्टर से। सीधा सीधा अपन एग्जाम्पल पे आएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी एसिड का वैलेंसी फैक्टर बोलना हो तो हम लोग बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, H+ देना। एसिड क्या होता है, H+ देता है। तो कोई भी एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H+ रिलीज कर सकता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड अगर बोला जाए तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस पर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी बेस का वैलेंसी फैक्टर ढूंढना है तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ, बेस क्या होता है, OH- देने वाला। तो कितना OH- दे देगा बेस का एक मॉलिक्यूल, वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस पर मॉलिक्यूल। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो रिप्लेसेबल टर्म बोला गया ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जरूरी नहीं है कि किसी भी एसिड के पास जितने H+ हैं वो सब रिलीज ही हो। जैसे मान लो कोई एसिड है उसके पास मान लो 3 H+ है लेकिन उसमें से 2 H+ ही उसने पानी में रिलीज किया तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। इसलिए ये नहीं हम बोल सकते कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयंस, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि किसी भी एसिड के पास जितना H+ है वो सब के सब वो रिलीज कर दे। मेरे पास मान लो 3 H+ है लेकिन मैं रिलीज सिर्फ 1 H+ ही करता हूं, 2 H+ मैं रिलीज नहीं कर पाता तो मेरा वैलेंसी फैक्टर 1 कहलाएगा। जैसे अपन एग्जांपल्स देखते हैं, एक तरफ मैंने लिख दिया एसिड और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया वैलेंसी फैक्टर। एक तरफ एसिड लिखा और दूसरी तरफ मैंने वैलेंसी फैक्टर लिखा। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो कंसेप्ट जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने HCl लिया, HNO3 लिया, H3PO2 लिखा। अब H3PO2 में 3 H+ हैं, H3PO2 के पास 3 H+ हैं लेकिन रिलीज सिर्फ 1 H+ ही होता है। ठीक है, HCl लिया, HNO3 लिया, H3PO2 लिया। ठीक है, या फिर मान लो मैंने यहां पर HClO4 ले लिया। 1 H+ इसके पास है जो रिलीज होगा, इसके पास भी 1 H+ है, इसके पास भी 1 H+ है। H3PO2 के पास 3 H+ है लेकिन 3 में से रिप्लेसेबल H+ सिर्फ 1 है, तो यहां पे इन सब का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया H2SO4, कितने H+ रिलीज कर सकता है, 2। मैंने लिखा H3PO3, H3PO3 के पास है 3 H+, लेकिन उसमें से रिलीज होने वाले H+ का नंबर सिर्फ 2 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा।
अगला एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा H3PO4, इसका 3H+ है, तीनों रिप्लेसेबल है, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। और लास्ट यहां लिख रहा हूं H4SiO4 सिलिसिक एसिड, इसका 4H+ है, सभी H+ रिप्लेसेबल हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 4। तो कोई भी एसिड कितने H+ रिलीज कर सकता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। इस तरीके से बेस के लिए अगर देखना हो तो क्या करेंगे, बेस के लिए हम देखेंगे कितने रिप्लेसेबल OH- हैं। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं यहां एक तरफ लिख देता हूं बेस और दूसरी तरफ लिख देता हूं वैलेंसी फैक्टर। जैसे मान लो मैंने लिखा NaOH, NaOH सिर्फ एक OH- रिलीज कर पाएगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। मान लो मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पास 2 OH- हैं जो ये रिलीज कर सकता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। मान लो मैंने लिखा FeOH होल थ्राइस, तो इसके पास 3 OH- है जो ये रिलीज कर सकता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। इस तरीके से आप किसी भी एसिड का या किसी भी बेस का वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे जो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO4, तो आप आंसर क्या करेंगे, आप बोलेंगे भैया H3PO4 3H+ रिलीज करता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3, तो आंसर अपना चला जाएगा 3। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा कुछ है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO4 in the given reaction, और आपको एक रिएक्शन दिया गया H3PO4 plus 2NaOH is equal to Na2HPO4 plus 2H2O। अब आपको आंसर करना है। देखिए दोनों बातों में डिफरेंस है। एक क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा गया कि H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो आपको पता है कि वैलेंसी H3PO4 के पास 3 रिप्लेसेबल H+ है, H3PO4 3H+ रिलीज कर सकता है, तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर आपने आंसर कर दिया 3। ठीक है, तो आपका आंसर चला गया वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कोई रिएक्शन दे दिया, जैसे यहां पर देखिए रिएक्शन दे दिया, तो अब इस रटे रटाए कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे, अच्छा H3PO4 3H+ देता है तो इसलिए वैलेंसी फैक्टर इसका 3 होगा। आप क्या देख रहे हैं, H3PO4 है, यहां 3 रिप्लेसेबल H+ हैं, H3PO4 इसका 3 रिप्लेसेबल H+ हैं, उनमें से यहां देखिए एक H रह गया है, मतलब H3PO4 ने 2 ही H+ रिलीज किए। फिर बोलता हूं इस H3PO4 के पास 3 H+ है, इन 3 H+ में से इसने 2 H+ ही रिलीज किया है, एक H+ अभी भी इसके पास है, तो इस रिएक्शन में इस H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो यहां पे आंसर जाएगा वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो इसके लिए अपन एक हिंट लिख सकते हैं कि here only 2H+
H plus ions are released by H3PO4। यहां पर H3PO4 ने सिर्फ और सिर्फ 2 H प्लस ही रिलीज किए है, 3 H प्लस जो रिलीज कर सकता था, लेकिन रिलीज सिर्फ 2 किया, तो इसका वैलेंसी फेटर यहां पर हम बोल देंगे कि 2 है। तो कभी भी किसी एसिड या बेस के लिए क्वेश्चन आए, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली आंसर कर देंगे भैया उसके पास कितने रिप्लेसेबल H प्लस है। यहां इंपॉर्टेंट बात इस पे ध्यान रखना है, रिप्लेसेबल H प्लस, रिप्लेसेबल H प्लस, इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए H3PO2 है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसका 3 H प्लस है लेकिन रिप्लेसेबल H प्लस सिर्फ 1 है। H3PO3, इस एग्जांपल पे भी ध्यान देने की जरूरत है, इसके पास 3 H प्लस है लेकिन रिप्लेसेबल H प्लस सिर्फ 2 है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि किस एसिड, इस पर्टिकुलर एसिड का वैलेंसी फेटर क्या है, तो आप डायरेक्टली आंसर करेंगे। जैसे पूछा H3PO4 का वैलेंसी फेटर कितना, आपने बोल दिया 3। लेकिन अगर कोई रिएक्शन दे दिया तो आप उसमें देखेंगे कि भैया जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में H3PO4 ने 2 H प्लस ही दिए, तो इस रिएक्शन में H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। हिंट लिखा गया, here only 2 H plus ions are released by H3PO4 या by 1 H3PO4, और परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, here only 2 H plus ions are released by 1 H3PO4। ये हो गया परफेक्ट कंसेप्ट। ठीक है ना, अब आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों अब हम लोग देखेंगे आयन का वैलेंसी फैक्टर। किसी भी आयन की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका चार्ज। मान लो मैंने बोला सोडियम आयन Na+, तो कितना चार्ज है, +1 है। मैंने बोला फॉस्फेट आयन, तो PO4 3-, उसके ऊपर 3 चार्ज है। कि मैंने बोला सल्फेट आयन, तो SO4- 2 चार्ज है। तो सीधा सीधा किसी भी आयन का वैलेंसी फैक्टर देखना है तो उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लीजिए। मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वैलेंसी फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको बोला जाए वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयन, तो आप कैसे देखेंगे, वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब जैसे मान लो, इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। एक तरफ मैं लिख देता हूं आयन्स और दूसरी तरफ लिख देता हूं वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा Na+, NO3-, Cl-, NH4+, इन सब के ऊपर कितना चार्ज है, देखो यहां +1 है, -1 -1 +1, 1 चार्ज है। तो इन सब का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। मान लो मैंने लिखा SO4 2-, कैल्शियम 2+, HPO3 2-। देखो यहां चार्ज कितना है, 2 2 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। इसी तरीके से मान लो मैंने लिखा PO4 3-, Al3+, सीरियम 3+, तो कितना चार्ज है यहां पर, 3, इनका बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। मालूम मैंने लिखा SiO4 4-, FeCN6 4-, सीरियम 4+, तो कितना चार्ज यहां पर देखो 4 4 4, तो इन सभी आयंस के लिए वैलेंसी फैक्टर का आंसर चला जाएगा 4। तो आयन का वैलेंसी फैक्टर देखना है तो सीधा सीधा चार्ज देख लेना है।
जिस आयन के ऊपर 1 चार्ज है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। जिस भी आयन के ऊपर 2 चार्ज है, चाहे माइनस चार्ज हो चाहे प्लस चार्ज हो, तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। जिस भी आयन के ऊपर 3 चार्ज है, चाहे वो -3 हो चाहे +3 हो, उसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से ऐसे कोई भी आयन्स जिनके ऊपर 4 चार्ज हो, चाहे वो -4 हो चाहे वो +4 हो, उसका वैलेंसी फैक्टर 4 हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट जो लिखा गया है कि आयन का चार्ज उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, ये तभी वैलिड है जबकि आयन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता हो। फिर बोलता हूं, दिस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा तो रेडॉक्स के कंसेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ना कि इस सीधे सिंपल तरीके से। नेक्स्ट आता है वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहां पर वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। तो 4 नंबर पे लिख रहा हूं वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। बुक्स में कई बार वैलेंसी फैक्टर की जगह में एन फैक्टर भी लिखा हुआ मिल सकता है, किसी के लिए भी जहां भी वैलेंसी फैक्टर लिखा वहां एन फैक्टर लिखा हुआ मिल सकता है। तो सॉल्ट में आपको सीधा सीधा क्या ढूंढ लेना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल निगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर मॉड ऑफ टोटल निगेटिव चार्ज। मॉड क्यों लगाए निगेटिव के साथ? क्योंकि वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला यहां पर पोटेशियम क्लोराइड, तो इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, K+Cl-। कितना प्लस चार्ज है देखो, एक K+ है ना, तो +1 चार्ज है, या माइनस चार्ज देखो कितना है, -1 है। कुछ भी देखो, या तो प्लस चार्ज देख लो या फिर माइनस चार्ज देख लो, दो में से कोई भी एक। तो यहां +1 चार्ज देख रहे हैं अपन या फिर -1 चार्ज देख रहे हैं, तो मॉड लगा देंगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और क्लियरिटी आएगा और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कैल्शियम क्लोराइड, तो आप इसको तोड़ दीजिए, कैल्शियम 2+ एंड 2 क्लोराइड आयंस में कितना चार्ज है देखिए, यहां पर प्लस चार्ज कितना है टोटल, +2 चार्ज है। माइनस चार्ज देखिए यहां पे 2 है, Cl-, एक Cl के ऊपर -1 चार्ज है, टोटल 2 Cl- है, तो माइनस चार्ज कितना है, -2। तो यहां इसका वैलेंसी फैक्टर का आंसर हम लोग कर देंगे, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2। अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला Al2SO4 होल थ्राइस, इसका वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है। सॉल्ट है तो आप इसको तोड़िए, तो 2 एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे और 3 सल्फेट आयन मिलेंगे। 2 एल्यूमिनियम आयन्स मतलब 2Al3+ और 3 सल्फेट आयन्स मिलेंगे तो 3SO4 2-। 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन, तो यहां टोटल प्लस चार्ज कितना है देखिए, 2Al3+, प्लस चार्ज कितना है 6, या टोटल माइनस चार्ज देखिए तो 3 - 2 -6। देखिए एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, टोटल 2 एल्यूमिनियम है तो +6 चार्ज है प्लस की फॉर्म में, और 3 सल्फेट आयन है, एक सल्फेट के ऊपर -2, 3 सल्फेट है तो -6 है निगेटिव की फॉर्म में। या तो प्लस चार्ज देख लो या मॉड ऑफ निगेटिव चार्ज देख लो, दोनों में से कोई एक। तो यहां पर टोटल प्लस चार्ज कितना है 6 है, या फिर मॉड ऑफ निगेटिव चार्ज कितना है 6 है, तो यहां वैलेंसी फैक्टर इसका हो जाएगा 6। तो किसी आयन का वैलेंसी फैक्टर देखना है तो आप उसका चार्ज ढूंढेंगे, लेकिन अगर किसी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर देखना है तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे या फिर आप टोटल निगेटिव चार्ज भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप निगेटिव चार्ज ढूंढ रहे होंगे तो हम मॉड लगाना पड़ेगा, या सीधी सी एक ही लाइन की बात है कि वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता।
तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो निगेटिव -6 दिखा तो आंसर करते टाइम 6 ही लिखोगे, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू निगेटिव नहीं होता। अब आप इसको नोट करिए। बच्चों अब हम लोग सॉल्ट के वैलेंसी फैक्टर में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने वाले हैं एलम का। यहां पर हम पोटेश एलम लेंगे। पोटेश एलम का फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। अब अगर मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है तो मुझे सिंपली देखना पड़ेगा कि कितना प्लस और कितना या फिर कितना माइनस चार्ज है। तो अगर हम इसको वैलेंसी फैक्टर ढूंढना चाहते हैं तो हम टोटल प्लस या टोटल माइनस देख लें। तो देखो यहां पर क्या होगा, 2 पोटेशियम आयन मिलेंगे तो 2K प्लस हो गया, 2 एल्यूमिनियम आयन मिलेगा तो 2Al3 प्लस हो गया। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, देखो 2 प्लस एंड 2 इंटू 3 प्लस 6, टोटल प्लस चार्ज हो गया +8। या फिर सल्फेट माइनस चार्ज देखना चाहो तो देखो यहां एक सल्फेट आयन है और 3 सल्फेट आयन यहां पर है, तो टोटल 4 सल्फेट आयंस हैं, 4 सल्फेट आयंस हैं। तो यहां पर चार्ज देखो तो एक सल्फेट में -2, 4 सल्फेट है तो -8, प्लस चार्ज देखो तो +8 है, माइनस चार्ज देखो तो -8 है, प्लस चार्ज देखो तो भी 8 है, माइनस चार्ज देखो तो भी 8 है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 8। बहुत सिंपल तरीके से आप वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी भी किसी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है तो सीधा सा एक ही थंब रूल है, आप टोटल प्लस चार्ज देख लीजिए या फिर टोटल माइनस चार्ज देख लीजिए। अब हम अगला जो यहां पर डिस्कशन देखने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट की क्वांटिटी के बारे में जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। हम बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्म, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं। जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं उसमें कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि किसको कहां रखना है, सॉल्यूट को कहां रखना है, सॉल्वेंट को कहां रखना है, सॉल्यूशन को कहां रखना है। तो इसलिए मैं सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए एक जनरलाइज फॉर्म आपको बता देता हूं। आप जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं उसमें न्यूमरेटर में हम रखेंगे सॉल्यूट को, या न्यूमरेटर में सॉल्यूट रहेगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन रहेगा। न्यूमरेटर में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वांटिटी से मतलब क्या है कि वो मोल हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है या कोई और फॉर्म भी हो सकता है। तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे उसमें ऊपर सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा। सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने वाले हैं जिसमें नीचे सॉल्वेंट रहेगा, और वो कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है, तो आंसर है वो कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। तो फिर बोलता हूं, जो भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उसमें ऊपर रहेगा सॉल्यूट और नीचे रहेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन मतलब हुआ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब क्या भाई, सॉल्यूशन में क्या होता है, एक कंपोनेंट सॉल्यूट है, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट काउंट कर लिया तो पूरा कंपोनेंट आ गया, टोटल कंपोनेंट्स आ गए कि नहीं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब टोटल। तो यहां पर सीधी सी बात है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ेंगे उसमें ऊपर सॉल्यूट रखना है, नीचे सॉल्यूशन रखना है। सॉल्यूशन मतलब टोटल, टोटल मींस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ।
सिर्फ मोलैलिटी, ध्यान से देखिए, मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें नीचे सॉल्वेंट रहेगा, वो भी मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आप जल्दी आंसर बता सकते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है, इसका मतलब कि आपको ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन रखना है। सिर्फ मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें नीचे सॉल्वेंट रखना है, दैट्स ऑल। अब आप इस सबको नोट करिए, फिर हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे और उनका क्या मीनिंग है उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले आप इसको नोट करिए। बच्चों, अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपसे बोला गया हो कहीं W/W, इसको एग्जामिनर ऐसे भी कह सकता है कंसंट्रेशन बाय मास, या फिर इसको एग्जामिनर ऐसे भी कह सकता है मास बाय मास कंसंट्रेशन। अब देखिए, ऐसा कुछ भी लिखा है तो आपको रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं, आप कंसेप्ट सीख चुके हैं। W/W मतलब ऊपर क्या रखना है, मास, नीचे भी रखना है मास। कंसेप्ट क्या सीखा, ऊपर क्या रखना है, सॉल्यूट, तो ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे भी मास रखना है तो किसका मास रखोगे नीचे, हमने क्या सीखा, नीचे सॉल्यूशन का रखेंगे, तो नीचे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आता सर इसका यूनिट क्या होगा, तो खुद सोचिए, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, यूनिट लेस होगा। अब देखिए, ऊपर यूनिट में क्या रखना, अगर मान लो ऊपर आप ग्राम रखते हो तो नीचे भी ग्राम होगा, अगर ऊपर किलोग्राम रखते हो तो नीचे भी क्या होगा, किलोग्राम होगा। मतलब जो ऊपर वाले का यूनिट होगा वही यूनिट नीचे वाले का होगा। सिंपल सी बात है। डिफाइन करना हो तो क्या बोल सकते हैं कि 1 ग्राम, नीचे जो है यूनिट होगा 1 होगा, यूनिटी होगा, तो 1 ग्राम सोल्यूशन में जितने भी ग्राम सॉल्यूट होगा वो क्या हो जाएगा, W/W हो जाएगा। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है वही उसका W/W कंसंट्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहां दूसरा एक टर्म आता है W/W परसेंटेज, W/W परसेंटेज, या फिर एग्जामिनर ऐसा बोल सकता है कंसंट्रेशन बाय मास परसेंटेज, कंसंट्रेशन बाय मास परसेंटेज। तो देखिए, आपको सिंपल सी बात पता है कि 100 में जो भी है वो परसेंटेज है, 1 में जो होगा वो फ्रैक्शन है, 100 में जो है वो परसेंटेज है। सिंपल सी बात है, सबको पता है 100 में जो होगा वो परसेंटेज होगा। तो जैसे मान लो बोला कि W/W परसेंटेज, इसका मतलब कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, क्योंकि आपको पता है नीचे सोल्यूशन रखना है ऊपर सॉल्यूट रखना है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में जितने भी ग्राम सॉल्यूट होगा वो W/W परसेंटेज हो जाएगा। अब देखिए, मैं ग्राम में ही समझा रहा हूं, मान लो केजी में समझाएंगे तो सेम बात हो सकती है, चलो ग्राम में ही समझते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, ये बोल रहा है कि भैया 1 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम भी सॉल्यूट होगा वो W/W होगा। तो ये क्या बताता है कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में W ग्राम सॉल्यूट है, क्या जो भी यूनिट ग्राम सॉल्यूशन में कुछ भी जो भी अमाउंट है वो सॉल्यूट का उतना ग्राम है। तो 100 में कितना होगा, आप बोलोगे ये बताता है कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है वो बताता है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, W ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई W ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या है कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में जितने भी ग्राम सॉल्यूट होगा वो W/W है, और इसका मीनिंग क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, परसेंटेज देखना है तो 100 में देखना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी ग्राम सॉल्यूट होगा वो W/W परसेंटेज हो जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है।
काम की बात क्या है, ऊपर देखो सॉल्यूट है, नीचे सोल्यूशन है। बाकी तो W/W लिखा तो समझ में ही आ जाता है कि ऊपर मास होगा, नीचे भी मास होगा। ऊपर सॉल्यूट का मास होगा, नीचे सोल्यूशन का मास होगा। परसेंटेज है तो 100 में देखना है, तो इंटू 100 कर देंगे। अगला कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने बोला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जनरली ये लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है, V/V, या फिर इसी को लिख सकता है एग्जामिनर कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, आपको आगे समझ में आ ही गया होगा क्या करना चाहिए। ऊपर क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट क्या होगा, अगर ऊपर मिलीलीटर है तो नीचे भी मिलीलीटर होगा, ऊपर अगर लीटर है तो नीचे भी लीटर होगा। आप क्या बोलेंगे कि 1 ml सॉल्यूशन में जितने ml सॉल्यूट होगा वो क्या हो जाएगा, V/V हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो है यूनिट ही होगा। तो यूनिट ml ऑफ सॉल्यूशन में, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितने ml भी सॉल्यूट हो जाएगा वो V/V हो जाएगा। और अगर बोला जाए V/V परसेंटेज तो क्या करेंगे, V/V परसेंटेज बोला जाए तो क्या करेंगे। एग्जामिनर ऐसा भी बोल सकता है कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या ऐसे बोल सकते हैं वॉल्यूम बाय, ये तो समझ में ही आ जाता है नाम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको तो रीड कर लो सीधा सीधा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या परसेंटेज देखना तो कितने में देखना, 100 में। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज देखना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, ये आ जाएगा V/V परसेंटेज। परसेंटेज देखना है तो 100 में होगा। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो ऐसा लिखा है V/V इज 0.4%, तो V/V 0.4% है, तो परसेंटेज मतलब 100 में है, तो आप बोलेंगे कि 0.4 ml of solute is present in 100 ml of solution। परसेंटेज लिखा ना, देखो यहां पर, तो परसेंटेज लिखा तो हम क्या लिखेंगे, 0.4 ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मान लो ऐसा बोला V/V इज इक्वल टू 0.4, क्या परसेंटेज लगाया, नहीं लगाया। इसी को ऐसे भी बोल सकता था कि V/V परसेंटेज इज इक्वल टू 0.4, तो एक ही मतलब है। तो देखिए ध्यान से, आपसे बोला गया V/V परसेंटेज इज 0.4, यहां परसेंटेज लगा दिया, तो परसेंटेज लगाया तो मतलब कितने में देखना है, 100 में देखना है। V/V है तो ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है, तो हम बोलेंगे 0.4 ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहां परसेंटेज लगाया। लेकिन इतना बोला V/V इज 0.4, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, परसेंटेज लगाया क्या, नहीं, ना तो इस तरफ लगाया परसेंटेज, ना तो उस तरफ लगाया, परसेंटेज नहीं दिखा, तो क्या बोलेंगे, ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना लेना है, 1 ml, तो हम बोलेंगे 0.4 ml, ये 0.4 लिखा गया, ऑफ सॉल्यूट is present in 1 ml of सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंस है परसेंटेज लिखना और नहीं लिखने का। बहुत सिंपल कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए।
सेम कंसेप्ट आप W बाई डब्ल्यू में लगा सकते हैं। मान लो बोला W बाई डब्ल्यू इज 0.4, सिर्फ 0.4 बोला, इसका मतलब हुआ 0.4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन बोला W बाई डब्ल्यू परसेंटेज इज 0.4, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, तो परसेंटेज बोला तो 100 में देखना है, और ऐसे सीधा सीधा बोला तो 1 में देखना है। इतनी सीधी सी बात है और कुछ खतरनाक बात नहीं है। और उसको समझने के लिए ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। सेम एग्जाम्पल W बाई डब्ल्यू के लिए भी लिखा जा सकता है। अब आप इसको नोट करिए, फिर इसके आगे मैं W बाई V और W बाई V परसेंटेज समझाता हूं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। लेकिन उसके पहले आप इसको नोट करिए। बच्चों अब हम लोग देखेंगे W बाई V के बारे में। W बाई V मतलब मास, W से हो गया मास, और नीचे क्या है वॉल्यूम, तो मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो अब क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, ऊपर क्या रहेगा मास और नीचे क्या रहेगा वॉल्यूम। मास किसका, ऊपर क्या रहता है सॉल्यूट, वॉल्यूम किसका, नीचे क्या रहता है सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसके पीछे जो था, ऊपर भी मास था नीचे भी मास था, या फिर ऊपर भी वॉल्यूम था नीचे भी वॉल्यूम था। तो आप कोई भी यूनिट वॉल्यूम का सेलेक्ट कर सकते थे V बाई V के केस में, कोई भी यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते थे मास का W बाई डब्ल्यू के केस में। लेकिन यहां पर क्या है, ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम है, तो यहां यूनिट आपको डिफाइंड यूनिट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो यहां जो मास रखना है वो ग्राम में रखना है, और जो वॉल्यूम रखना है वो मिलीलीटर में रखना है। अब आप डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन पर ml या 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। नीचे जो है यूनिट हो गया, यूनिट ही ले लेंगे, तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, वही क्या हो जाएगा W बाई V। रटना कुछ नहीं, W ऊपर है तो सॉल्यूट, V नीचे है, तो ऊपर सॉल्यूट रहता है नीचे सॉल्यूशन रहता है। तो W ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट ml ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मास किस में रखना है, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में रखना है, ml में, ये ध्यान रखना चाहिए। अब अगर मान लीजिए परसेंटेज बोला तो क्या करेंगे, आपसे बोला W बाई V परसेंटेज, मतलब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसा बोल दिया। तो क्या करेंगे, परसेंटेज कितने में होता है, 100 में होता है। तो W बाई V क्या है कि W ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन V ml ऑफ सॉल्यूशन, या फिर जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी ग्राम सॉल्यूट के होंगे वो W बाई V होगा। लेकिन परसेंटेज बोला गया, ध्यान से देखिए, परसेंटेज बोला गया तो कितने में होगा, 100 ml में होगा। तो हम बोलेंगे W ग्राम ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज W बाई V परसेंटेज। तो यहां हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, W ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या है, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, यही हुआ। परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या हो गया कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी ग्राम सॉल्यूट के होंगे वो W बाई V परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है ना, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज W बाई V परसेंटेज।
अब यहां पर अगर यूनिट देखें तो क्या यूनिट क्या है इसका, ग्राम पर ml है, या ग्राम पर 1 ml को सेंटीमीटर क्यूब भी हम लिख सकते हैं। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसी को 1 cc मतलब कि क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। ये देखो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर cc। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर क्या है, ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है। ऐसा ही एक टर्म होता है, एक आपने कंसेप्ट सीखा है डेंसिटी का, बिल्कुल ये इसके जैसा ही है, लेकिन ये कंसंट्रेशन टर्म से अलग है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लेकिन क्या होता है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहां पर हम डेंसिटी के बारे में सीखेंगे। डेंसिटी, तो अगर हमें डेंसिटी समझना है, अगर आप डेंसिटी का यूनिट देखेंगे तो डेंसिटी का यूनिट W/V के जैसा ही होगा, लेकिन डेंसिटी अलग कंसेप्ट है, W/V अलग कंसेप्ट है। डेंसिटी जब भी देखना होगा तो डेंसिटी होगा टोटल मास, टोटल मास जैसे मान लो ग्राम में रख दिया, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल वॉल्यूम जैसे कि ml या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में रख दिया। तो ये क्या हो गया अपने पास, डेंसिटी। तो टोटल मास मतलब क्या, जो भी है सैंपल उसका टोटल मास और उसका टोटल वॉल्यूम का रेशियो ही डेंसिटी है। तो यूनिट अगर देखिए तो W/V का यूनिट क्या है, ग्राम पर ml है, और अगर डेंसिटी का यूनिट देखिए तो वो भी ग्राम पर ml है या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डिफरेंस क्या है, यहां पर सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यहां टोटल मास है मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास होगा और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। डेंसिटी एक जनरलाइज्ड टर्म है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन के लिए होता है, किसी के लिए हो सकता है। जैसे मान लो मेरा डेंसिटी पता करना है तो मेरा टोटल मास लिख लेंगे डिवाइडेड बाय मेरा टोटल वॉल्यूम कर देंगे, मेरी डेंसिटी आ जाएगी। या मान लो इस पेन का डेंसिटी पता करना है तो इस पूरे पेन का मास निकालेंगे, इस पूरे पेन का वॉल्यूम निकालेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे या टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कर देंगे, इसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी ऐसा नहीं है कि वो कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट है। डेंसिटी मैंने यहां इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है, इसके जैसा है, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। डेंसिटी को कई बार स्मॉल डी से, कई बार रो से भी डिनोट किया जाता है, वो तो अलग अलग आप लिख सकते हो। डेंसिटी ऐसा नहीं समझना कि कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट है, डेंसिटी इससे मिलता जुलता है। W/V का यूनिट ग्राम पर ml है, इसका यूनिट भी ग्राम पर ml है, इसलिए मैंने यहां पर पढ़ाया। बट डेंसिटी और W/V बिल्कुल अलग है। W/V अलग कंसेप्ट है, डेंसिटी अलग कंसेप्ट है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सैंपल है, इसके अंदर ग्लूकोज है, लेट्स से 4 ग्राम, और इसमें क्या है, वाटर है। इस पूरे सैंपल का जो टोटल मास है, इस पूरे सैंपल का टोटल मास लेट्स से 22 ग्राम है, और इस पूरे सैंपल का टोटल वॉल्यूम लेट्स से 20 ml है। ठीक है ना, हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे हम डेंसिटी और W/V के कोरिलेशन को समझेंगे। अब अगर इसके लिए हमको W/V निकालना है, W/V निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे। सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज 4 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेंगे कितना, 20 ml। तो कितना आ जाएगा, 1/5 ग्राम पर cc या ग्राम पर ml। लेकिन अगर मुझे इसका डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी के लिए यहां पर क्या है, ये सॉल्यूट का मास है और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन डेंसिटी निकालना है तो ऊपर टोटल सॉल्यूशन का मास रखेंगे।
पूरे सोल्यूशन का, दिस इंटायर सोल्यूशन, इस पूरे सोल्यूशन का, या जो सोल्यूशन, इस पूरे सोल्यूशन का मास कितना है 22 ग्राम है, और इस पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 20 है। तो ये कितना आ जाएगा 22/20, 11/10, 1.1 ग्राम पर ml। यहां पर क्या डिफरेंस है, ये जो लिखा गया है दिस इज मास ऑफ solute and this is volume of solution। यहां जो लिखा गया ये 22 क्या है, this is total mass and this 20 is total वॉल्यूम। आप ऐसा ही बोल सकते हैं मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ जैसे 1/5 कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा 0.2। तो आप बोल सकते हैं 0.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन। 0.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन। इसको क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन इज 1.1 ग्राम। इसका मतलब है यहां पर कि 1 ml सोल्यूशन में, ध्यान सुनिएगा, W/V का मतलब बता रहा हूं, 1 ml सोल्यूशन में 1/5 ग्राम मतलब कि 0.2 ग्राम सॉल्यूट है। W/V का मतलब यहां पर निकलता है कि 1/5 ग्राम और 0.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 ml और 1 cc ऑफ सोल्यूशन। अब वही डेंसिटी का मतलब क्या निकलता है कि मास ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन इज 1.1 ग्राम। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां भी ml लिख देता हूं। मास ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन इज 1.1 ग्राम। इस एग्जांपल के थ्रू हम यहां पर W/V और डेंसिटी का जो रिलेशन है, रिलेशन इन द सेंस दोनों में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। डेंसिटी को टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी किसी भी सैंपल के 1 ml का मास होता है या 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास होता है, और W/V किसी सॉल्यूशन के 1 ml में कितने ग्राम सॉल्यूट है वो होता है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए, फिर इसके आगे मैं समझाता हूं। बच्चों, अगला कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रेंथ जो है वो W/V के जैसा ही है। W/V देखा तो 1 ml में कितने ग्राम, 1 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट, वो W/V है। W/V परसेंटेज देखा तो क्या है, 100 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, और स्ट्रेंथ देखा तो 1000 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, वो क्या है, स्ट्रेंथ है। तो अगर हम स्ट्रेंथ को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which is present in 1000 ml of solution। 1000 ml of solution means 1 liter of solution, ऐसा भी कह सकते हैं, और 1 liter of solution is strength, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, S से। तो बहुत सिंपल तरीके से हम समझा सकते हैं। जैसे S बताना है तो हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, W/V हो गया। ये क्या बोल रहा है कि 1 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है ये बताता है। W/V मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन। 1 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ये W/V हो गया। तो 1 ml ऑफ सोल्यूशन में इतने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 1000 ml में कितना होगा, तो आंसर आएगा इंटू 1000 कर दो, ये आ जाएगा स्ट्रेंथ। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एस, तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम पर लीटर। क्या लिखेंगे, ग्राम पर लीटर। अब देखिए यहां पर हम लोग हर एक कंसंट्रेशन टर्म के बारे में समझेंगे जो अभी हमने देखा, ध्यान समझिएगा। जैसे हमसे बोला जाए W/V, तो W/V मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कौन से यूनिट में रखना है, ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये W/V हो गया। तो अगर इसका यूनिट लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml। इसी में पूरा खेल है, इसी में सब कुछ समझ में आ जाता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, फिर आपसे किसी ने बोला W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज, तो आप क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कौन सी यूनिट में, ग्राम में, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज है तो 100 में देखेंगे, तो इसका यूनिट अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर 100 ml। यूनिट से ही पूरा चीज दिख जाता है। फिर आया स्ट्रेंथ, तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कौन से यूनिट में रखना है, ग्राम में, इन 1000 ml या फिर 1 लीटर, और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बोला कि ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। अगर इसका मुझे यूनिट लिखना हो, अगर मुझे इसका यूनिट लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर 1000 ml, या फिर इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं ग्राम पर लीटर। और इन सब से हट करके एक और कंसंट्रेशन से, मतलब इनसे रिलेटेड टर्म है डी, डेंसिटी। इसको स्मॉल डी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी समझाना है तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन मास, मान लो मैंने ग्राम में रखा, ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml ऑफ सैंपल। वो कोई भी सैंपल हो सकता है। और अगर यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सॉल्यूशन, मतलब कि 1 ml सॉल्यूशन का जो भी मास है वो डेंसिटी हो जाएगा। इसका यूनिट लिखें तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml, या फिर इसी को लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसी को लिख सकते हैं ग्राम पर cc। फिर से बोलता हूं, ये जो मैंने यहां लिखा डेंसिटी के बारे में, ये ऐसा मत समझना कि सॉल्यूशन चैप्टर के लिए सिर्फ है, ये कहीं भी लग सकता है। मैंने बोला ना, मेरी डेंसिटी बतानी तो मेरा मास डिवाइड बाय मेरा वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम।
तो अगर 1 ml, या जरूरी नहीं कि ग्राम पर ml हो, आप kg पर मीटर क्यूब ले सकते हो, दूसरे यूनिट्स भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, यहां पर ये फिक्स नहीं है। दिस इज सिंपली मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल। डेंसिटी मतलब मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वो वॉल्यूम आप किसी यूनिट में ले सकते हो, मास किसी यूनिट में ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। बट मैंने यहां पर वो लिखा है जो मुझे इनसे कोरिलेट करना है, क्योंकि यहां पर फिक्स है कि ग्राम पर ml है, ये ग्राम पर 100 ml है, ये ग्राम पर 1000 ml है, इसीलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहां यूनिट लिया है। तो 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल का जो टोटल मास है वो डेंसिटी है, लेकिन टोटल वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितने ग्राम सॉल्यूट है, W/V है। 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, W/V परसेंटेज है। 1000 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, वो स्ट्रेंथ है। ये यहां पर आपको कंसेप्ट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे मोलैरिटी के बारे में। मैंने आपसे पहले बोला किसी के बारे में समझना है, बेस्ट होता है उसका यूनिट देख लो। W/V ग्राम पर ml, amount of solute in gram which is present in 1 ml of solution। W/V percentage ग्राम पर 100 ml, amount of solute in gram which is present in 100 ml of solution। strength ग्राम पर लीटर या फिर ग्राम पर 1000 ml। डेफिनेशन, मास और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को समझने का बेस्ट मेथड होता है उसका यूनिट। अगर आपने यूनिट देख लिया तो आपको आंसर दिख जाएगा। जैसे अगर मोलैरिटी की बात करें तो सिर्फ आपको इसका यूनिट पता होना चाहिए, और इसका यूनिट है मोल पर लीटर। सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अगर आपको यह पता चल गया तो आप यहां पर इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। बताइए, मोल किसका होगा, न्यूमरेटर सॉल्यूट का होगा, वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो आप इससे डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप इससे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अमाउंट, सॉरी मोल है, नॉट अमाउंट, मोल्स ऑफ solute which are present in मोल पर लीटर है। नीचे क्या होगा, नीचे मैंने क्या बोला, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं सब में नीचे सॉल्यूशन होगा। सिर्फ मोलैलिटी एक ऐसा टर्म है जिसमें सॉल्वेंट होगा। मोलैलिटी में ये मोलैरिटी है, RITY, तो नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैरिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। वैसे डेफिनेशन रट्टा मारेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप लॉजिक से जाइए। लॉजिक क्या है, सिर्फ यूनिट है, मोल पर लीटर। मोल किसका, सॉल्यूट का, लीटर किसका, सॉल्यूशन का। आंसर मिल गया। आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स किसके, सॉल्यूट के, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कौन से यूनिट में रखना है, मोल पर लीटर है, तो वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में। ये इसका फॉर्मूला आ गया। कितना सिंपल है फॉर्मूला निकालना। लेकिन सिर्फ इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे अपने को यहां फॉर्मूले लगेंगे। जैसे मोल अगर पता करना हो तो मोल क्या होता है, W/MW होता है। मोल N/Na भी हो सकता है। मोल V/22.4 लीटर भी हो सकता है। फिलहाल हमको इसमें से इसकी जरूरत है, हम इस पे ध्यान देते हैं। देखिएगा, मोलैरिटी का बहुत अच्छा फॉर्मूला बनने वाला है। ये पहला फॉर्मूला लिख देता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सी यूनिट में? लीटर में। अब देखो ध्यान से, मान लो मोल को हमको लिखना हो मास की टर्म्स में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? W/mW। तो देखो मोल की जगह हम रख दूंगा W/mW, W डिवाइड बाई mW, और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सी यूनिट में है? लीटर में है। ये हो गया। आगे मान लीजिए कि वॉल्यूम ml में दिया हो तो क्या करेंगे? यहां पर क्या है? ये लीटर है, कंपलसरी लीटर रखना है। जैसे मान लो आपसे बोला गया x, मान लो ऐसे समझो 2 ml है तो कितना लीटर? आप बोलोगे 2 ml में 2 डिवाइड बाई 1000 लीटर। मैंने बोला कि 4 ml है, कितने लीटर? आप बोलोगे सर 4 डिवाइड बाई 1000 लीटर। मैंने बोला v ml है, बोलो कितने लीटर? आप बोलोगे सर v डिवाइड बाई 1000, इतने लीटर हो गया। तो ml को लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। मान लो वॉल्यूम ml में दिया है तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, W डिवाइडेड बाई mW, वॉल्यूम ml में दिया है तो v ml, अब इसको लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, नीचे 1000 आएगा, वो ऊपर लेके चले जाओ तो ये आ जाएगा ऊपर 1000। तो ये यहां पर मोलरिटी के वो फॉर्मूले बन गए जिनसे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। मोलरिटी के यहां बहुत सारे फॉर्मूले बन गए और इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। रटना कुछ भी नहीं, इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, सब कुछ लॉजिकल है। काम की चीज सिर्फ क्या है? मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। और ऊपर क्या है? ये मोल है तो मोल पर लीटर हो गया। अब मोल पर लीटर है, मोल को क्या लिख सकते हैं? W/mW, तो लिख दिया n की जगह में। n क्या है? मोल का सिंबल है ना, यहां लिख दिया W/mW। अगला बात है, अगर वॉल्यूम मान लो ml में दिया है तो क्या करेंगे? चाहिए तो यहां लीटर में, कंपलसरी है, यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो अगर यूनिट पूछा जाए यहां पर, यहां ml दिया हो तो क्या करेंगे? तो ml को लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। अब नीचे 1000 गया, नीचे जो 1000 गया उसको ऊपर ले गए तो ये दिख रहा है ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, आपको अगर मोलरिटी का जो पूरा फॉर्मूला है वो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो यहां पर n है, n क्या है? मोल, बहुत अच्छी बात है, इनटू 1000 डिवाइड बाई जैसे ये वाला फॉर्मूला था मोल पर लीटर, यहां मान लो वॉल्यूम ml में दिया होता तो क्या करते? V/ml/1000 करते, वो ऊपर चला जाता तो क्या जाता? मोल इंटू 1000 डिवाइड बाई V/ml। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो 1000 इसका कोई यूनिट होगा या नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि इस 1000 का कोई यूनिट नहीं है, तो फिर मोलरिटी का यूनिट क्या बन गया? मोल पर ml बन गया। लेट्स से दिस 1000 इज यूनिटलेस। इफ दिस 1000 इज यूनिटलेस देन मोलरिटी का यूनिट बन जाएगा मोल पर ml। लेकिन मोलरिटी का एक्चुअल यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। मतलब 1000 का कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि 1 मीटर है तो कितना सेंटीमीटर, तो हम बोलते हैं भैया मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चलो करते हैं। मेरे पास 1 मीटर है, मैंने मल्टीप्लाइड बाई 100 किया, सिर्फ 100 किया, तो ये तो क्या हो गया? 1 मीटर इंटू 100, ये तो हो गया 100 मीटर। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे समझो, मान लो किसी ने बोला कि 1 लीटर है तो कितने मिलीलीटर, आप बोलते सर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सोचो कि अगर एक है 1 लीटर है, मैंने बोला कि 1 लीटर है, सिर्फ इतना 1 लीटर इंटू 1000, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 लीटर इंटू 1000 है ना, तो ये तो 1000 लीटर हो गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं। गड़बड़ ये है कि जब आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उस नंबर का भी यूनिट होता है। ध्यान से सुनना, 1 मीटर को हम सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 सेंटीमीटर बाई मीटर से। तो देखो क्या हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या? सेंटीमीटर। ये आ गया 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही मान लो मैंने बोला
कि 1 लीटर है, इसको मिलीलीटर में बदलना है, तो बोल दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। 1000 बस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर इंटू 1000, ये तो बन जाएगा 1000 लीटर। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, इस लीटर को काटना है, तो क्या करेंगे, लीटर नीचे रख देंगे, तो ये वाला लीटर का यूनिट कैंसिल। कन्वर्ट किस में करना है, मिलीलीटर में, तो ऊपर हो जाएगा मिलीलीटर, तो हो जाएगा ml पर लीटर, ये हो जाएगा ml पर लीटर। अब देखो क्या हो गया, लीटर लीटर कैंसिल, क्या बचा, ml बचा, ये 1000 ml हो गया। तो एक्चुअल फैक्ट ये है कि जब हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो कन्वर्जन के लिए जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, उस नंबर का भी यूनिट होता है। सुन लिया ध्यान से, उस नंबर का भी यूनिट होता है। चलिए आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, 1 ml है, लीटर बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं ना। अब सोचो, सिर्फ अगर 1 ml अपॉन 1000 होता, ध्यान समझना, सिर्फ अगर 1 ml अपॉन 1000 होता, तब तो ये बन जाता 1 अपॉन 1000 ml। अगर इसका कोई यूनिट नहीं है तो सिर्फ ml यूनिट बचा ना, और ये सिर्फ एक सिंपल सा नंबर हो गया, तो 1 ml अपॉन 1000, ये बन गया 1 अपॉन 1000 ml। गलत हो गया ना। तो क्या होगा, देखो मुझे इस ml को उड़ाना है, तो क्या हो जाएगा, ml और नीचे क्या हो जाएगा, लीटर। तो क्या हो जाएगा, ये ml कैंसिल, और ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 10⁻³ लीटर। कैसे ही इसका यूनिट निकालेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो किसी ने बोला 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, आप बोलते हो सर 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आप सोचो मुझे मीटर चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को उड़ाना पड़ेगा, सेंटीमीटर कैंसिल करा दो, मीटर बचाना है तो डिवाइड बाई मीटर कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, मीटर यूनिट आ जाएगा। तो किसी कन्वर्जन फैक्टर का भी यूनिट होता है। ml को लीटर में बदलने के लिए जो 1000 से डिवाइड किया, उस 1000 का भी यूनिट है, और वो क्या है, ml पर लीटर है। द यूनिट ऑफ दिस 1000 विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट ml इनटू लीटर इज ml पर लीटर। सिंपल सी बात है। तो इस 1000 का भी यूनिट है ml पर लीटर। ये हो गया। बहुत कम लोग इस कंसेप्ट को जानते हैं, और यहां पर गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये ml इस ml को कैंसिल कर देगा, मोल और ये लीटर नीचे आ जाएगा। यहां यूनिट क्या बन गया, मोलरिटी का, मोल पर लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने यहां सिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, उसका भी यूनिट होता है। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत जगह काम आता है। कैसे यूनिट निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। जिस यूनिट को उड़ाना है उसके हिसाब से एडजस्ट करो, जिस यूनिट को बचाना है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से आप यूनिट निकाल सकते हैं कि जो कन्वर्जन फैक्टर है किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, उसका यूनिट भी होता है। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए, और ये जो मैंने पॉइंट पढ़ा है इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे अगला कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।